आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव के सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव वाला का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक चीज को देख लेते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का जितना भी मॉडल पेपर आया हुआ है हर एक मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को इस चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा एक पैसेज है, बहुत ही अच्छा पैसेज है। अगर आप लोग इसको पढ़िएगा तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। फिर नीचे हमें इस पैसेज से रिलेटेड 3 क्वेश्चन दिया गया है और तीनों का हमें आंसर लिखना है। तो ये यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वैज्ञानिक उन्नति के कारण मानव सभ्यता की दीवार इतनी ऊंची हो गई है कि अब वह अपने बोझ से ही लड़खड़ाने लगी है। भौतिक उन्नति ने मनुष्य के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। मतलब एक्चुअल में देखिए अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि हमारा जो देश है, हमारा जो समाज है, बहुत ही तेजी से, मतलब अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो डेवलप हो रहा है। जैसे कई तरह के कार देखने को मिलेंगे आप लोगों को, मोबाइल फोन्स, मतलब कई तरह तरह के, अगर डिजिटल माध्यम से अगर आप लोग देखेंगे तो अभी देश विकसित हो रहा है। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है, देखिए क्या बहुत ही अच्छा पॉइंट लिखा है कि बिजली से कमरा ठंडा कर लिया है, कमरा में शिमला का आनंद ले रहे हैं, परंतु बिजली फेल हो गई तो आपका जीवन कितना कष्टमय होगा। बात समझ रहे हैं? ये जो साइंस से जिस तरह से हमारा जो देश या फिर हमारा जो समाज जो डेवलप हो रहा है, जैसे कि घर में एसी या फिर कूलर लगा हुआ है, बहुत ही मजा आता है, लेकिन जैसे ही लाइन कट जाता है ना भाई, तो बेहाल हो जाता है वहां पर रहना। तो उसी प्रकार से क्या अच्छा है क्या बुरा है, हर एक चीज के बारे में इस पैसेज में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं और एक एक करके हम लोग यहाँ पर तीनों क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही सिंपल तरीके से, इजी तरीके से हम लोग पैसेज से ही यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे। देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क, देख लीजिए क्या है कि भौतिक उन्नति ने मनुष्य के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगा दिया है। तो देखिए आज मनुष्य सुख सुविधाओं के आधुनिक साधनों जैसे कि कार, बिजली आदि के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता है। ठीक है, ये सब अगर नहीं रहेगा ना तो वो अपना जीवन को सोच भी नहीं सकता है। हर एक चीज चाहिए। अभी आपका खुद का एग्जाम्पल या फिर मेरा खुद का एग्जाम्पल है, हम हो चाहे आप हो, हम लोग कुछ मतलब देर तक भी बिना फोन के नहीं रह सकते हैं। कहीं जाना हो तो अगर बाइक नहीं मिला तो हम जाएंगे नहीं। तो वही चीज है ना भाई, यही चीज बोला जा रहा है। इसलिए बोला जा रहा है कि अतः भौतिक उन्नति ने मनुष्य के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह ही लगा दिया है। बात क्लियर? इसको नोट करिए, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पर क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य स्वतंत्र क्यों नहीं रहा। देखिए वैज्ञानिक उन्नति के कारण मनुष्य वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है। जिस प्रकार से हमारा देश डेवलप कर रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। फ्रिज का ठंडा पानी पियो, कोई इशू नहीं, एसी में रहो, कूलर में रहो, बस से सफर करो, कार से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मनुष्य स्वतंत्र नहीं है। कैसे नहीं है? देखिए सुख समृद्धि के सभी उपाय उसके अधीन हो गए हैं, पर वह स्वयं भी स्वतंत्र नहीं रहा। जैसे सवारी के लिए कार है, कार से हम जहाँ जहाँ चाहे वहां जा सकते हैं, परंतु यदि कार खराब हो जाए तो हम उसे ठीक नहीं कर सकते, बल्कि मैकेनिक बुलाना पड़ेगा। बात क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में ही हर एक चीज लिखा गया है। यहाँ पर मैं अपने से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर पैसेज में आप लोगों का सब कुछ दिया हुआ है, केवल और केवल आपको पैसेज को पढ़ना है एक बार। ठीक है, देखिए हर एक चीज दिया गया। देखिए सवारी को ही लीजिए, आपके पास कार है, जहां चाहे पहुंच जाएंगे, परंतु यदि कार खराब हो गई अब बुलाइए मैकेनिक को। आज समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बस यही बात है। इसको पढ़िएगा, हर एक का उत्तर दे दीजिएगा। आप चाहे तो यहाँ पर बिजली वाला भी लिख सकते हैं, पूरा लिख दीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसको भी आप लोग यहाँ पर जोड़ सकते हैं। मैंने एक ही को लिखा है, लेकिन आप चाहे तो दोनों को लिख सकते हैं, कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलिए भाई, आगे देखिए 2 क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ से। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए हमारे पास जो अगला जो क्वेश्चन है क्या है यहाँ पर, कि वैभवपूर्ण जीवन का क्या अभिप्राय है। वैभवपूर्ण जीवन मतलब क्या होता है? वैभवपूर्ण जीवन का अर्थ है दैनिक जीवन में सभी प्रकार के सुख सुविधाएं मिले, मतलब हमारा जो डेली लाइफ है, हमारा जो दैनिक जीवन है, दैनिक जीवन में क्या हो, हर एक प्रकार का सुख सुविधा मिले और जो हमारी जिंदगी हो वो खुशहाल पूर्वक कटे, इसी को वैभवपूर्ण जीवन बोला जाता है। फिर आगे हमारे यहाँ पर खंड ख स्टार्ट हो जाता है, जहां से हमें रचनात्मक लेखन, अभिव्यक्ति और माध्यम, ये सब का प्रश्न देखने को मिलता है। और यहाँ से आप लोगों का एक पत्र लेखन भी आएगा। ठीक है, इसको एकदम अच्छे तरीके से कर लीजिए, पत्र लेखन को कर ही लीजिएगा। और देखिए अभिव्यक्ति माध्यम में भी बहुत ही अच्छा अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, संचार से, जनसंचार से, ये सबसे, प्रिंट मीडिया, ये सबसे, तो आप आसानी से इसका उत्तर दे देंगे।
ठीक है। एक इस प्रकार से निबंध आएगा। मैं तो यही कहूंगा कि निबंध वाला आप लोग छोड़ दीजिए, क्योंकि निबंध वाला आप लोग शायद नहीं कर पाइएगा। तो अगर आप लोग कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए टोटल ये जो खंड ख है यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, 3 में से मात्र आपको यहाँ पर 3 में से मात्र आपको 2 ही क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर लिखना है। एक क्वेश्चन यहाँ पर डिस्काउंट आप लोगों को दिया गया है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर कहूंगा कि ये जो निबंध टाइप का ये जो आ रहा है ना, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इसको आप लोग अच्छे तरीके से अपने से नहीं लिख पाइएगा। ठीक है, अभी मैं इसको फिलहाल स्किप कर देता हूँ, आगे चलते हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एक लेटर मिलेगा, और लेटर को किस प्रकार से लिखिएगा यहाँ पर मैं आपको A to Z बता देता हूँ, देख लीजिए कैसे क्या करना है। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ख क्या है कि विद्यालय में योग शिक्षा का महत्व बताते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। ठीक है, यहाँ पर जो न्यूज़पेपर का जो एडिटर होता है उन्हीं को पत्र लिखना है। तो हमने लिखा है सेवा में श्रीमान संपादक महोदय, दैनिक जागरण धनबाद। आप यहाँ पर जिस जिला से है आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, फिर दिनांक, यहाँ पर दिनांक दे दीजिएगा। आप लोगों का जिस डेट को भी एग्जाम हो रहा है वो डेट यहाँ पर आप लोग दे दीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, फिर विषय क्या है, योग शिक्षा के महत्व के संबंध में, ये हमारा विषय हो गया। फिर महाशय सविनय निवेदन यह है कि मैं दियास कुमार, देखिए यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया है, लेकिन आप लोग क्या करिए, आप लोग अपना नाम लिखिए। यहाँ पर मैंने खुद का नाम लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है। आपका जो भी नाम है भाई आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, यहाँ से आप लोगों को पूरा दिखाई दे रहा है कि सविनय निवेदन यह है कि मैं दियास कुमार आपके पत्र के माध्यम से मैं विद्यालय में योग शिक्षा के महत्व को बताना चाहता हूँ। देखिए योग शिक्षा का जो महत्व है उसको मैं बताना चाह रहा हूँ दैनिक जागरण न्यूज़पेपर के माध्यम से। योग शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे। योग शिक्षा उनके स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। योग के माध्यम से वे अपने शरीर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकाल सकते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण कर वह स्वयं को ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। योग के द्वारा कई लाइलाज बीमारियों को भी जड़ से समाप्त किया जा सकता है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए जीवनदायिनी औषधि के भांति है। आप अपने समाचार पत्र के माध्यम से पाठकों को योग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आग्रह करें। सर धन्यवाद, आपका भवदीय। आपका जो भी नाम रहेगा भाई आप लोग लिख दीजिएगा। यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया है, कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए। अब देखिए यहाँ पर इसी से रिलेटेड जो हमारे जनसंचार वाला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आया है, क्या है, जनसंचार के प्रमुख कार्य क्या क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। देखिए जनसंचार का क्या क्या कार्य है। देखिए पहला कार्य क्या है, सूचना देना। जनसंचार हमें सूचना देता है। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य सूचना देना है। हमें जनसंचार के द्वारा ही दुनिया भर की सूचनाएं प्राप्त होती है कि अभी कहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे चीन में कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस में कितना आदमी मरा, कितना को नेगेटिव हुआ है, कितना कोरोना पॉजिटिव है, तो ये सब हमें कहाँ से मिलता है, जनसंचार के माध्यम से ही ये सब जानकारी हमें मिलता है। फिर देखिए जनसंचार का जो हमारा अगला जो कार्य है क्या है, शिक्षित करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं के जरिए हमें जागरूक बनाते हैं, साथ ही देश दुनिया के हाल से परिचित कराने और उसके प्रति सजग बनाने से है। ठीक है, थर्ड क्या है, मनोरंजन कराना। हमें एक अगर मूवी देखना है, फिल्म देखना है, या फिर अल्लू अर्जुन का गाना यहाँ पर सुनना है। ठीक है, तो जो भी करना है भाई, तो यहाँ पर जनसंचार से ही ये सब पॉसिबल है। जनसंचार माध्यम मनोरंजन के भी प्रमुख साधन है, जैसे सिनेमा, टीवी, रेडियो, संगीत के टेप, वीडियो और किताबें आदि मनोरंजन के प्रमुख माध्यम है, और ये सब के सब हमारे जनसंचार के अंतर्गत ही आते हैं। आगे चलिए, पॉइंट नंबर 4 देखिए क्या है कि एजेंडा तय करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा भी तय करता है। जब समाचार पत्र और समाचार चैनल किसी खास घटना या मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हैं या उन्हें व्यापक कवरेज देते हैं, तो ये घटना या मुद्दे आम लोगों में चर्चा के विषय बन जाते हैं। देखे होंगे आप लोग भी क्या होता है, जैसे कि जो भी हमारा न्यूज चैनल है या फिर जो हमारा पेपर है, ठीक है, न्यूज चैनल पेपर जो है, देखिएगा कि जब किसी एक न्यूज को बार बार दिखा रहा है, और आजकल तो भाई मसाला मार मार के दिखाता है, जो अभी तड़कता भड़कता जो अपडेट होता है उसको मसाला मार मार के दिखाता है। तो ये सब जो चीज होता है, जब हर बार न्यूज चैनल में या फिर न्यूज पेपर में दिखाया जाएगा या फिर न्यूज पेपर में दिया जाएगा, तो इससे क्या होता है कि लोग उनके प्रति और जानना चाहते हैं कि आखिर में है तो है क्या। ठीक है, इससे एक चर्चा का विषय बन जाता है वो टॉपिक। किसी घटना या मुद्दे को चर्चा का विषय बनाकर जनसंचार माध्यम सरकार और समाज को उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य कर देते हैं। फिर इसको एकदम पूरा अच्छे तरीके से वायरल कर देता है, उसके बाद सरकार को भी और जनता को भी निर्णय लेने के लिए मजबूर कर देता है कि इसका क्या निर्णय होगा, इस पर रिएक्शन लो तुम लोग। ठीक है, 5th नंबर पॉइंट क्या है, देखिए निगरानी करना। जनसंचार माध्यम किसी सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखते हैं कि जो भी संस्था है या फिर जो सरकार है किस प्रकार से काम कर रहा है, कहीं धोखाधड़ी तो नहीं हो रहा है, कहीं कालाबाजारी तो नहीं हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचारी तो नहीं हो रहा है, इस सब के ऊपर जनसंचार नजर रखता है। लेकिन भाई आजकल का टाइम इतना भ्रष्टाचारी बढ़ गया है, पूछिए नहीं। ठीक है, खैर कोई नहीं, हमको जो पॉजिटिव चीज है हमको वो चीज लिखना है, तो यहाँ पर आप लोग इस चीज को लिख दीजिएगा।
6 नंबर में क्या है कि विचार विमर्श के मंच। जनसंचार माध्यम लोकतंत्र में विभिन्न विचारों को अभिव्यक्ति का मंच उपलब्ध कराते हैं। इसके जरिए विभिन्न विचार लोगों के सामने पहुंचते हैं, जैसे किसी समाचार पत्र, ठीक है, जैसे किसी समाचार पत्र। फिर आगे देखिए क्या है कि संपादकीय पृष्ठ पर किसी घटना या मुद्दे पर विभिन्न विचार रखने वाले लेखक अपनी राय व्यक्त करते हैं। इसी तरह संपादक के नाम चिट्ठी स्तंभ में आम लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिलता है। इस तरह जनसंचार माध्यम विचार विमर्श के मंच के रूप में भी काम करता है। फिर आगे चलिए, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हमारा जो है, यहाँ पर 2 ठो काव्यांश दिया गया है और इसका अर्थ हमें बताना है। देखिए 2 ठो दिया गया है, लेकिन आपको लिखना है 1 ठो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 2 ठो बताऊंगा। बात क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, कौन नंबर, यहाँ पर जो भी होगा आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका जो उत्तर है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसका उत्तर क्या है कि देवसेना अपने बीते पलों को याद करती है और सोचती है, जब उसने प्रेम को पाने के लिए अनेक प्रयत्न किए परंतु सफल नहीं हुई, अभी भी प्यार पाने की लालसा जाग उठती है। घने जंगल में वृक्षों की छाया में अचानक किसी मुसाफिर ने उसे विहाग राग नींद भरे स्वर में सुना दिया था। बस लिख दीजिए, काम बन गया आपका, ठीक है। ये प्यार वाला मैटर है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, देवसेना वाला, मजा भी आएगा, ठीक है। आगे देखिए जो ख नंबर वाला है, यहाँ पर भी हमें यहाँ पर 2 लाइन दिया गया है और इसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इसका उत्तर देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में नागमती कहती है कि हे प्रियतम, मैं तुम्हारे वियोग में सूखती जा रही हूँ। मेरी स्थिति तिनके के समान हो गई है, अर्थात मैं कमजोर हो गई हूँ। मैं इतनी दुर्बल हो गई हूँ कि मेरा शरीर वृक्ष के समान हिलने लगता है, अर्थात जिस प्रकार वृक्ष हवा के झोंके से ही हिलने लगता है, इसी प्रकार मैं कमजोर होने, ठीक है, कमजोर होने के कारण हिल जाती हूँ। इस पर भी यह विरहग्नि मुझे राख बनाने को व्यग्र है तथा मेरे तन की राख को भी उड़ा दिए जा रहे हैं। तो इसको लिख दीजिएगा। बड़ी मजेदार कहानी है भाई, कविता है, पढ़िए, मजा आएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास क्या है। पहला क्वेश्चन नंबर का क्या है कि राम के प्रति अपने क्या है श्रद्धा भाव को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उत्तर, भरत अपने बड़े भाई राम से बहुत स्नेह करते हैं, बहुत लगाव है उनका, बहुत प्यार करते हैं उनसे। वे स्वयं को अपने बड़े भाई राम का अनुचर मानते हैं और उन्हें भगवान की तरह पूजा करते हैं। वन में जब वे भाई से मिलने जाते हैं तो उनके सामने खड़े होकर वे प्रसन्नता से फूले नहीं समाते। अपने भाई से मिलन होने पर उनकी आंखों में आंसुओं की जलधारा प्रभावित होने लगती है। अपने भाई को अपना स्वामी कहकर वह अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। भाई की विशेषताओं का बखान करते हुए वे अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं, ठीक है। पूरा एकदम भाई का तारीफ वगैरह करता है तो ये करते हैं और आशा करते हैं कि भाई के दर्शन प्राप्त होने के बाद सब अच्छा ही होगा। अपने वनवासी भाई की दशा देखकर वह दुखी हो उठते हैं और स्वयं को इसका कारण मानते हैं। उनकी यही अधीरता अपने बड़े भाई के प्रति अपार श्रद्धा का परिचायक है। नोट करिए, बहुत ही सुपर डुपर हिट यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। आगे चलिए, इसके बाद जो यहाँ पर इसका जो अगला जो आंसर है देख लीजिए क्या है और क्वेश्चन भी क्या है। पहले क्वेश्चन देखिए फिर आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ख क्या है, रही चकी चित्र लिखी सी पंक्ति का मर्म अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। देखिए इसका उत्तर, इस पंक्ति में पुत्र वियोगिनी माता का दुख दृष्टिगोचर होता है। माता कौशल्या राम से हुए वियोग के कारण दुखी और आहत है। वे राम की वस्तुओं को देखकर स्वयं को बहलाने का प्रयास करती है। उनका दुख कम होने के स्थान पर बढ़ता चला जाता है। देखिए राम जी जब वनवास चले जाते हैं तो यहाँ पर जो माता कौशल्या है राम के सामान को देखकर, राम की वस्तुओं को देखकर, राम की चीजों को देखकर रोती है, लेकिन वो सोचती है कि चलो भाई राम का सामान देख लेंगे तो मेरा दुख दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। बल्कि दुख दर्द यहाँ पर कम नहीं होता बल्कि और बढ़ जाता है। परंतु जब राम के वनवासी जीवन का स्मरण करती है तो हैरानी से भरी, ठीक है, हैरानी से भरी हुई चित्र के समान स्थिर हो जाती है। जैसे चित्र में बनाई स्त्री के मुख तथा शरीर में किसी तरह का हाव भाव विद्यमान नहीं होता है, वैसे राम की दुखद अवस्था का, ठीक है, भान करके माता कौशल्या चकित तथा स्तब्ध अवस्था में होने के कारण हिलती भी नहीं है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन में जो 5 है ना भाई, यहाँ पर देखिए 3 प्रश्न दिया है, मात्र 2 का उत्तर लिखना है। ये वाला क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा है ना, ये मतलब उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं लग रहा है, ठीक है। ऐसे आप लोग चाहे तो आप लोग इसको कर सकते हैं खुद से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर देता हूँ, ये उतना अच्छा नहीं लग रहा। देखिए इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन भाई आने का चांस कम होता है। यार आप लोग कर लीजिएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग मत करिए, आप लोग शायद आप लोग खुद से कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल में 5 नंबर वाला जो है यहाँ पर 3 प्रश्न दिया है और 3 में से मात्र 2 का आंसर आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ पर मैं आपको 2 का आंसर बता देता हूँ, देख लीजिए क्या क्या है। तो यहाँ जो ख नंबर वाला है, चलिए ख नंबर वाला मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या है यहाँ पर, कि सनवदिया की क्या विशेषताएं हैं और गाँव वालों के मन में सनवदिया की क्या अवधारणा है। तो पहले इसका विशेषता देखिए। पहला क्या है कि दिए गए संवाद को जैसे ही वैसे ही बोलना पड़ता है, ठीक है, जैसा संवाद लिखा रहेगा वैसे ही बोलना पड़ेगा। संवाद के साथ भावों को भी वैसे का वैसा बताना पड़ता है। संवाद को समय पर पहुंचाना एक संवदिया की विशेषता होती है। जो भी संवाद, जो भी खबर रहेगा उसको समय पर पहुंचाना एक संवदिया का मेन कर्तव्य, मेन विशेषता, मेन गुण है।
सनबदिया को भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, उसे सनबाद को भावनाओं से अलग रखना चाहिए, उसको भावनाओं में फीलिंग्स में नहीं बहना चाहिए, उसे मार्ग का ज्ञान होना चाहिए। देखिए सनबदिया का जैसे कि पोस्टमैन का बात करा जाए यहाँ पर, तो उनको भाई चिट्ठी पहुंचाना है ना एक जगह से दूसरे जगह तक, तो अगर उनको अगर रास्ता मालूम नहीं होगा तो नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए ज्ञान जो है ना उनका मार्ग का ज्ञान होना चाहिए, रास्ता के बारे में जानकारी होना चाहिए। सनबाद को पहुंचाने में गोपनीयता बहुत आवश्यक है। देखिए जो भी मतलब चिट्ठी ले जाएगा वह किसी के हाथ में ना जाए, वो एकदम पूरा पूरी सिक्योर रहे, पूरा गोपनीयता गुप्त रहे, एक्चुअली बोले तो गुप्त रहे, ठीक है। गांव वालों के मन में अवधारणा है कि सनबदिया एक कामचोर है, निठल्ला है, पेटू आदमी है, जिसके पास कोई काम नहीं होता वह सनबदिया बन जाता है। देखिए गांव के लोग क्या सोचते हैं सनबदिया के बारे में, बट ऐसा सनबदिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए सनबदिया कामचोर भी नहीं होते, निठल्ला भी नहीं होता, पेटू आदमी भी नहीं होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, ठीक है। और इन लोग बोल रहे हैं कि जिसके पास काम नहीं है वो सनबदिया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये गांव वालों का अवधारणा है जो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ऐसे ही आंसर लिखिएगा, ऐसे नहीं कि मास्टर बोला है कि सनबदिया ऐसा नहीं होता, हमको ऐसा नहीं लिखना, नहीं आपको ऐसे लिखना है, आपको जो दिया है ना आपके बुक में उस अकॉर्डिंग आप लोगों को लिखना है। आगे चलिए अगला देखिए क्वेश्चन में ग यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन में ग कि कुटज पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि दुख और सुख तो मन के विकल्प है, इसका बारे में आपको बताना है। उत्तर की लेखक के अनुसार दुख और सुख वास्तव में हमारे जीवन का एक वास्तविक अंग है। जाहिर सी बात है, कभी दुख तो कभी सुख, इसी का तो नाम जिंदगी है। जैसे गाना भी सुनेंगे, कभी खुशी कभी गम, ठीक है, वही बात है। यदि किसी व्यक्ति का दिमाग उसके नियंत्रण में हो, उसकी जरूरतें सीमित हो, वह स्वस्थ प्रतीत होता हो, उसे किसी प्रकार का विकार ना हो, तो हमारे समाज में उसे खुश समझा जाता है। जाहिर सी बात है भाई, वही बात है ना, क्योंकि कोई भी उससे उसकी मर्जी के बिना परेशान नहीं कर सकता। उस व्यक्ति को हमेशा दुख का सामना करना पड़ता है जो हमेशा दूसरों के कहने पर चलता है, या जिसका मन स्वयं के बजाय दूसरों के हाथ में रहता है। बिल्कुल एकदम सही बात है। इस दुनिया में वही आदमी दुखी है जो खुद का बात नहीं सुनकर दूसरों के बहकावे में आता है। और देखिए जो चीज आपको ठीक लगे वो चीज करिए, आपको खुशी मिलेगा। आपको दूसरे के बहकावे में नहीं आना है। अब ये मत सोचिए कि अरे सर हमको तो पढ़ाई में मन ही नहीं करता, काहे पढ़ेंगे, तो पढ़ाई से इसको आप दूर रखिए, ठीक है। पढ़ाई आपको करना है, तो यही बात हो गया। फिर आगे क्या है देखिए, यहाँ पर आगे वो लिखा गया है, आगे पॉइंट यहाँ पर आगे जो भी यहाँ पर लिखा गया हम लोग पढ़ते हैं, इसको देखिए क्या है। दरअसल उसका दुख उसके मन की भ्रांति होती है और वो अपने मन में खुशी पैदा ही नहीं करना चाहता। वह हमेशा दूसरों के हाथ की कठपुतलियां बनकर रह जाती है और खुद को दुखी महसूस करता है। ऐसा नहीं, ठीक है। आपका जो कठपुतली का जो है ना रस्सी, वो अपने हाथ में ही रखिए, अपने ही नाचिए और अपने ही नचाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या देख सकते हैं। एक लेखक है अगई, ठीक है। इनका यहाँ पर 2 उपन्यास का नाम लिखना है, तो मैंने 3 लिख दिया है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, इसको कर लीजिएगा। और ममता जो कालिया है, ठीक है, इनका यहाँ पे 2 बोला, लेकिन मैंने बहुत सारा लिख दिया, आपको जो अच्छा लगे लिखिएगा। छुटकारा, एक अदद औरत, सीट नंबर 6, उसका यौवन, जांच अभी जारी है, प्रतिदिन, मुखोटा, निर्मोही, थिएटर रोड के कोवे, 25 साल की लड़की। बहुत अच्छा है, तो मैंने हर एक चीज को लिख लिया है। आपको मात्र 2 ही लिखना है, परीक्षा में 2 ही लिखिएगा। ये नहीं कि मास्टर सब लिखा था हम भी सब लिखेंगे, नहीं भाई, जितना बोला जाएगा उतने ही काम करना है, एक्स्ट्रा नहीं, मत एक्स्ट्रा परीक्षा में एक्स्ट्रा मत करिए, जितना बोला जाएगा उतनी करना है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, लेकिन हम लोग भाई दोनों प्रश्न का उत्तर देंगे, ठीक है। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, आपका भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा, आप भी दोनों का उत्तर दे दीजिए। क्या है क्वेश्चन देखिए कि यह फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। संदर्भ सहित विवेचन कीजिए, ठीक है। देखिए इसका क्या हो जाएगा। सूरदास एक अंधा भिखारी था, उसकी संपत्ति में एक झोपड़ी, जमीन का छोटा सा टुकड़ा और जीवन भर जमा की गई पूंजी थी। ऐसे सब उसके जीवन के आधार थे। जमीन उसके किसी काम की नहीं थी, उस पर सारे गांव के जानवर चरा करते थे। सूरदास उसी में प्रसन्न था। ये सूरदास का पूंजी है, यही सब चीज था, लेकिन सूरदास उसी से प्रसन्न था। झोपड़ी जल गई पर वह दोबारा भी बनाई जा सकती थी, लेकिन उस आग में उसकी जीवन भर की जमा पूंजी जलकर राख हो गई थी। उससे दोबारा इतनी जल्दी जमा, ठीक है, जमा कर पाना असंभव, ठीक है, असंभव था, एक्चुअली में संभव नहीं था, ठीक है। उसमें 500 रुपये थे और वह रुपया उनका खत्म हो चुका था भाई, ठीक है, नष्ट हो चुका था, इसीलिए वह बहुत दुखी था। उस पूंजी से उसे बहुत सी अभिलाषाएं थी। वह गांव वालों के लिए कुआं बनवाना चाहता था, अपने बेटे की शादी करवाना चाहता था, तथा अपने पितरों का पिंडदान करवाना चाहता था। झोपड़ी के साथ ही पूंजी के जल जाने से अब उसकी कोई भी अभिलाषा पूरी नहीं हो सकती थी। उसे लगा कि यह फूस की राख नहीं है, बल्कि उसकी अभिलाषाओं की राख है। उसकी सारी अभिलाषाएं झोपड़ी के साथ ही जलकर राख हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं था, बस दुख तथा पछतावा था। वह गर्म राख में अपनी अभिलाषाओं की राख को ढूंढ रहा था। तो भाई ये हो गया इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है देख लीजिए क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे का
जीवन चरित होता है, टिप्पणी कीजिए। देखिए, बच्चे का अपनी माँ से बहुत गहरा संबंध होता है। यह संबंध माँ की कोख में आने के साथ ही जुड़ जाता है। जब वो जन्म लेता है तो माँ के दूध पर ही 6 महीने तक निर्भर रहता है। देखिए, जाहिर सी बात है, जब बच्चा कोख में होता है माँ का, तब से ही माँ का और बच्चा का संबंध बन जाता है। और जैसे ही बच्चा पृथ्वी पर आता है तो 6 महीने तक केवल और केवल माँ का दूध ही पीता है। इस दूध को, ठीक है, क्या है, इस दूध को वह आगे 3 वर्षों तक और ग्रहण करता है। माँ अपने बच्चे को दूध पिलाते समय अपने आंचल की छांव में रखती है। इससे माँ बच्चे के मध्य संबंध सजीव हो उठता है। इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ जीवन के कई वर्ष बिताते हैं। बच्चा माँ के साथ ही रोता, हंसता, खेलता, खाता, पीता, बड़ा होता है। माँ इन क्रियाओं से सुखी होती है। वह बच्चे पर अपनी ममता लुटाती है। वह बच्चे को अपनी ममता की छांव के तले रखती है। बच्चा माँ के आंचल में दूध पीता हुआ अपनी माँ की स्पर्श तथा गर्माहट को महसूस करता है। कभी कभार तो बच्चा सो भी जाता है। वह बच्चे के लिए उसका पोषण करने वाली मित्रदायक स्त्री होती है। माँ का दूध पीकर बच्चा मानव जीवन की सार्थकता को पूर्ण कर देता है। ठीक है, नोट करिए, बहुत ही सुपर डुपर हिट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, यहाँ पर आपको एक ही प्रश्न का उत्तर देना है, लेकिन यहाँ पर 2 प्रश्न दिया गया है। मैं आपको दोनों का यहाँ पर उत्तर बता दूंगा और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारा लास्ट है। तो देखिए, क्वेश्चन में कहा क्या है कि शैला और भूप ने मिलकर किस तरह पहाड़ पर अपनी मेहनत से नई जिंदगी की कहानी लिखी। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा कि भूप ने सबसे पहले वह मलबा हटाया जो भूखलन के कारण आया था। शैला और भूप दोनों ने मिलकर खेतों को ढलवा बनाया ताकि बर्फ उसमें अधिक समय तक जम न पाए। ठीक है, देखिए, सबसे पहले लोग क्या करते हैं, जो मलबा है ना, मलबा को हटा देता है, फिर खेतों को ढलवा बनाता है। ढलवा इसलिए बनाता है तो वहां पर बर्फबारी जो होता है ना, तो बर्फबारी के कारण वहां पर जो बर्फ है ज्यादा देर तक उसमें, मतलब ज्यादा समय तक उसमें जम कर न रह पाए, इसलिए इन लोग ये काम करते हैं। जब खेत तैयार हो गए तो उनके सामने पानी की समस्या आई। जब खेत उन लोग एकदम अच्छी तरीके से रेडी कर लेता तो अब साला और एक प्रॉब्लम आ गया, अब यहाँ पर पानी की समस्या आ जाती है। अतः उन्होंने झरने का रुख मोड़ने की सोची। अब उन लोगों ने सोची, चलो भाई, झरना का जो रास्ता है इसका रास्ता ही बदल देते हैं, इसका रुख को ही हम लोग मोड़ देते हैं। इस तरह से उनके खेतों में पानी की समस्या हल हो सकती थी। अब देखिए आगे इन लोग क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा, इन लोग भी बड़के हीरो है। देखिए, झरना का रुख इन लोग बदलने चला, हम लोग समझ सकते हैं कि कितना बड़ा हीरो है इन लोग। ठीक है, फिर समस्या आई कि गिरते पानी से पहाड़ को कैसे काटा जाए। यह बहते पानी में संभव नहीं था। सर्दियों के मौसम में उन्होंने अपनी समस्या का हल पाया और उन्होंने पहाड़ को काटना आरंभ किया। सर्दियों के मौसम में क्या होता है, जो झरना है ना, जम जाता है। इस मौसम में झरना जम जाता था और सुबह धूप के कारण धीरे धीरे पिघलता था। ठीक है, और इसी का इन लोगों ने फायदा उठाकर काम करना शुरू करा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इस स्थिति में सरलतापूर्वक काम किया जा सकता था। अंत में सफलता पा ही ली और झरने का रुख खेतों की ओर किया जा सका। सर्दियों के समय में झरना जम जाता था तो ये उसे आग की गर्मी से पिघला देते और खेतों में पानी का इंतजाम करते। इस तरह उन्होंने अपनी मेहनत से नई जिंदगी की कहानी लिखी। ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलिए, ख नंबर, जो कि हमारा आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिए, कहानी खत्म। अब मलबा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था, उसके क्या कारण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वीवीआई जिसको लोग बोल सकते हैं, वन ऑफ द मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कर लीजिएगा, जरूर से जरूर करिएगा, आता ही है। ठीक है, मलबा में देखिए पहले बहुत ही अधिक पानी पड़ता था, अभी नहीं पड़ रहा। इसका क्या कारण है देखिए, इसका देखिए एक्चुअली वहाँ पे क्या हुआ, कई मतलब बहुत सारे उद्योग फैक्ट्री लगाया गया जिससे प्रदूषण फैला, इसीलिए ऐसा हुआ वहाँ पर। ठीक है, औद्योगिकरण ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। इसके कारण पर्यावरण में भयंकर बदलाव देखने को मिले हैं। इसने जल थल तथा भूमि प्रदूषण को बढ़ावा दिया है, ये हो गया एक कारण। दूसरा है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता के कारण भी मौसम पर प्रभाव पड़ रहा है। यह गर्म होता है जिसके कारण वायुमंडल और ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है। अगला क्या है कि पेड़ों की अत्यधिक कटाई के कारण भी मालवा धरती उजड़ने लगी है। मतलब वहां पर क्या हुआ, मतलब उद्योग फैक्ट्री वगैरह लगाने के चलते क्या हुआ, वहां पर पेड़ पौधों का भी मतलब अंधाधुंध कटाई करा जाने लगा। पेड़ पौधों को भी अधिक मात्रा में वहां पर काटने लगा। इसका भी मतलब जो नहीं वहां पर पानी अभी पड़ रहा है, इसका ये भी कारण है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आप लोगों को हिंदी इलेक्टिव का ऑब्जेक्टिव भी करा दिया और सब्जेक्टिव भी करा दिया आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करिए और इसका जो पीडीएफ होगा आप लोगों को टॉपर बनो के एप्लीकेशन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक टॉपर बनो का एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया है तो फटाफट आप लोग डाउनलोड करिए अपने मोबाइल में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।